रेंजेस याद रख लेना, लैम्प याद रख लेना, अलग अलग रेंज की अलग अलग लैम्प हैं। अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस टू इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच हम पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली अप्लाई करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सारे बच्चे? उम्मीद कर रही हूँ यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो माय नेम इज प्रियंका गोस्वामी एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू हमारे फार्मेसी इंडिया प्लस के चैनल पर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंड डमी पेपर डिस्कशन। तो आज हमारा शुरू होने जा रहा है सेकेंड डमी पेपर डिस्कशन। सेकेंड डमी पेपर डिस्कशन बेसिकली आज एंड अप होने जा रहा है। इससे पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी मैं सेकेंड डमी पेपर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस एंड शॉर्ट क्वेश्चंस आपको करवा चुकी हूँ। आज के इस लेक्चर में मैं आपको करवाने वाली हूँ हमारी सेकेंड डमी पेपर डिस्कशन के लॉन्ग क्वेश्चंस आंसर, यानी टुडे वी आर गोइंग टू कवर द लॉन्ग क्वेश्चंस जिसकी आपकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। तो यहाँ हम बेसिकली कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे लॉन्ग आंसर टाइप में पूछे जा सकते हैं। इनके प्रॉपर आंसर्स देखेंगे। आंसर्स के अलावा इनको आपको लिखना कैसे आपके एग्जाम में, एक एक चीज यहाँ पर मैं बताऊंगी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। और यहाँ पे आज हम शुरू करेंगे अपने लॉन्ग क्वेश्चंस एंड sorry, this will be the last portion of your second dummy paper discussion. That is it. इतना अगर आप पूरा प्रिपेयर करके जाते हो तो आपको अच्छे मार्क्स लाने से, टॉप करने से no one can stop you. तो today we are going to discuss about the long answer type question, जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ। एंड अगर आप नए बच्चे हैं, पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम प्ले स्टोर एज वेल, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम स्कैनिंग हेयर। तो आप यहाँ से स्कैन कर सकते हो, स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितनी भी आपके यहाँ पे क्लासेस हो रही हैं उन सबकी हैंड रिटन नोट्स अगर आपको चाहिए तो वो यहीं से मिलेगी। व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर ही सभी क्लासेस के पीडीएफ्स आपको रिसीव करवाई जाएंगी। और इनको आप या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो, या डायरेक्टली इधर आप स्कैन करो, स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले सवाल के साथ। और पहला सवाल ही आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं द कंपोनेंट्स ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। हमारा जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होने वाले हैं। इस बेसिकली हमें यहाँ पे डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की वर्किंग बतानी है एक वेल लेबल्ड डायग्राम के साथ। ये प्रॉपर तुम्हारा 10 नंबर का सवाल बनेगा पूरा का पूरा। ये 10 नंबर का सवाल आने के चांसेस मैं बता दूं 100% है। पूरा का पूरा क्वेश्चन एज इट इज आपके एग्जाम में दिया जा सकता है। इसी क्वेश्चन को मैं इतना अच्छे से तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगी, एक एक चीज इतना अच्छे से बता दूंगी, बस यही लिख करके आ जाना एग्जाम में। इतना अगर एग्जाम में लिख करके आ गए, ट्रस्ट मी, पूरे नंबर तुम्हारे मिलने तय हैं। समझो क्या है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। हमारा जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है मैम, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, पहले तो आप हमें कंपोनेंट्स बता दो। आ जाओ। सबसे पहले हमारे पास कंपोनेंट में क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है मैम, पहले आते हैं लाइट सोर्स, लाइट रेडिएशन। अगर रेडिएशन सोर्स ही नहीं आएगा, लाइट सोर्स ही नहीं आएगा, तो हमारा एनालिसिस किस काम का। यानी सबसे पहला जो सोर्स आता है दैट इज लाइट सोर्स, यानी कोई रेडिएशन तो निकलना चाहिए ना हमारा, तभी तो हमारा आगे का प्रोसेस होगा। तो लाइट सोर्स आप दो तरीके के ले सकते हो बेटा। अल्ट्रा वायलेट के लिए अलग लाइट सोर्स लेते हैं हम लोग, और विजिबल के लिए हम अलग लाइट सोर्स लेते हैं। अल्ट्रा वायलेट के बारे में मैं बात करूं तो ड्यूटेरियम लैंप लेंगे, विजिबल के बारे में मैं बात करूं तो टंगस्टन हैलोजन लैंप लेंगे। ये डायरेक्टली यही सवाल तुमसे पूछा जा सकता है कि मुझे बताना हम लोग अल्ट्रा वायलेट के लिए कौन सा लाइट सोर्स लेते हैं और विजिबल के लिए क्या लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अल्ट्रा वायलेट के लिए यू विल टेक ड्यूटेरियम लैम्प। इट इमिट्स कंटिन्यूअस रेडिएशन इन यूवी रीजन। सबसे जरूरी बात, कौन से रीजन में मैम, यूवी रीजन में, जिसकी वेवलेंथ आपकी 190 से 350 नैनोमीटर होती है। सिमिलरली अगर हम टंगस्टन हैलोजन लैम्प के बारे में बात कर रहे हैं तो इट्स इमिट्स विजिबल रेडिएशन। ध्यान रखना, ड्यूटेरियम यूवी रीजन को इमिट कर रहा था, ये विजिबल रेडिएशन। ये रेंज बेसिकली क्या होगी मैम, 350 से 900 नैनोमीटर की रेंज होगी। रेंजेस याद रख लेना, लैम्प याद रख लेना, अलग अलग रेंज की अलग अलग लैम्प हैं। तो ये वी हैव टॉक्ड अबाउट द लाइट सोर्स। लाइट सोर्स के बाद
नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द मोनोक्रोमेटर। नाउ मोनोक्रोमेटर का काम क्या होता है? मोनोक्रोमेटर का काम होता है लाइट सोर्स से निकल के आने वाले डिफरेंट डिफरेंट लाइट रेडिएशन को उनके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग आइसोलेट करना, उनके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग सेपरेट आउट करना, ये मोनोक्रोमेटर का काम है। तो यहाँ पे इट डिस्प्रेस लाइट इनटू कंपोनेंट वेवलेंथ्स यूजिंग प्रिज्म और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। यहाँ पर स्लिट भी होती हैं जो कि एक नैरो बैंड ऑफ वेवलेंथ को सिलेक्ट करने का काम करती हैं, राइट तो विदाउट मोनोक्रोमेटर ये पॉसिबल नहीं है। मोनोक्रोमेटर लेना यहाँ पे फिक्स है, जहां से हमें अलग अलग वेवलेंथ की लाइट बेसिकली मिल जाएंगी। उसके बाद में हम क्या लेंगे मैम? उसके बाद में आप सैंपल होल्डर लेते हो सॉरी जब जब हम यूवी में पाएंगे, जब जब यूवी में सैंपल होल्डर की बात करेंगे तब तक क्यूवेट लेनी है बेटा हमें। क्यूवेट्स क्या होती है मैम? क्यूवेट क्वार्ट्ज से बनी हुई बेसिकली मटेरियल होता है। क्यूवेट में ही हम अपने सैंपल को डाल के रखते हैं। सैंपल तो मैम आप ग्लास का भी ले सकते थे, हम ग्लास का सैंपल इसलिए नहीं लेंगे, सपोज दैट ये बॉटल मेरे पास ग्लास की एक बॉटल है, अगर इस ग्लास की बॉटल में मैंने सैंपल भर के रखा है और बाहर से हमारे पास कौन आ रहा है मैम? यूवी रेडिएशन आया, तो यूवी रेडिएशन जो बाहर से आ रहा है वो इस ग्लास के अंदर टकरा के जा ही नहीं पाएगा, इस ग्लास के अंदर वो इमिट ही नहीं कर पाएगा, ना इमिट कर पाएगा, ना सैंपल से टकराएगा, ना एनालिसिस होगी। इसी वजह से जो आपकी क्यूवेट होती हैं वो क्वार्ट्ज की बनी होती हैं, ग्लास की ज्यादातर हम नहीं लेते यूवी में स्पेसिफिकली, तो यूजुअली क्वार्ट्ज की बनी होंगी। एंड अगर आप विजिबल रीजन में देखोगे तो आपको ग्लास की मिल सकती हैं, नहीं तो यूवी में तो हमेशा तुम्हें क्वार्ट्ज की ही मिलने वाली है, राइट। डिटेक्टर के बारे में बात करेंगे। अब डिटेक्टर क्या करेगा मैम? इट कन्वर्ट्स ट्रांसमिटेड लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो सैंपल से टकराने के बाद हमारी ट्रांसमिटेड लाइट आ रही है, उसी ट्रांसमिटेड लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है डिटेक्टर। एंड इट कॉमन डिटेक्टर्स हम कौन कौन से यूज करते हैं? वेरी शॉर्ट में बन सकता है कॉमन मैम, फोटो डायोड का यूज कर सकते हैं, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब यानी पीएमटी का भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दोनों डिटेक्टर बहुत इजीली आप यूज कर सकते हो, फोटो डायोड एज वेल एज फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। रीड आउट सिस्टम में क्या होता है मैम? रीड आउट सिस्टम बेसिकली सिग्नल प्रोसेसर एंड डिस्प्ले डिवाइस है जो एब्जॉर्ब्ड सिग्नल्स को क्या करेगा? बेसिकली रिकॉर्ड करने का काम करेगा। एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंट वर्सेस वेवलेंथ के बीच में ये हमें फाइनल ग्राफ देगा। एंड यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है कि जो तुम्हें फाइनल ग्राफ मिलेगा वो किस किस के बीच मिलेगा? तो एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस वर्सेस वेवलेंथ के बीच में तुम्हें फाइनल वाला जो ग्राफ होगा वो मिल जाएगा। उसके बाद हम समझ लेते हैं कि इसकी वर्किंग किस तरीके से होने वाली है। वर्किंग ऑफ डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ये अलग से पूछा था। देखो जब जब यूवी में आएंगे हमारे पास दो तरीके के फोटोमीटर दिए होंगे, पहला दिया होगा सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, दूसरा होगा डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रेडिएशन केवल एक ही डायरेक्शन में जा रहा होता है, डबल बीम में रेडिएशन स्प्लिट कर जाता है दो अलग अलग डायरेक्शन में, जिसमें दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हमारा जाएगा, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मिरर लगे होंगे, बाद में ये एकदम कंबाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर डबल बीम की वर्किंग पूछी थी, समझते हैं। इन अ डबल बीम सिस्टम लाइट जो होगी, जो सोर्स से निकलेगी, वो दो अलग अलग बीम में क्या हो जाएगी मैम? वो लाइट दो अलग अलग बीम में स्प्लिट होने का काम करेगी, वो लाइट दो अलग अलग बीम में स्प्लिट हो जाएगी। उसके बाद कौन सी बीम में? पहली हमारे पास हुई रेफरेंस बीम, दूसरी हुई हमारे पास सैंपल बीम। मोनोक्रोमेटर सॉरी लाइट सोर्स से रेडिएशन निकला, रेडिएशन जो था वो दो अलग अलग बीम्स में स्प्लिट हो गया। कौन कौन सी बीम? फर्स्ट ऑफ ऑल इज रेफरेंस बीम विच पासेस थ्रू द रेफरेंस सेल। रेफरेंस सेल में सॉल्वेंट भरा होता है हमारा, जो भी हम सॉल्वेंट यूज करेंगे। जो सैंपल बीम होता है वो सैंपल सॉल्यूशन से पास करती है, सैंपल सॉल्यूशन में हमारा सैंपल फुलफिल्ड होता है। बोथ बीम्स passes alternatively or simultaneously through the monochromator and then टू द डिटेक्टर। दोनों बीम्स या तो साइमल्टेनियसली भी या तो अल्टरनेटिवली भी डिटेक्टर के मोनोक्रोमेटर के थ्रू पास होती हैं। मोनोक्रोमेटर उनको सेपरेट करके फाइनली डिटेक्टर तक पहुंचाने का काम करता है। और जैसे ही मोनोक्रोमेटर ने डिटेक्टर तक पहुंचाया फिर क्या होगा मैम? इंस्ट्रूमेंट कंटिन्यूअसली कंपेयर्स द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू द सैंपल विथ ट्रांसमिटेड थ्रू द रेफरेंस। यानी फिर हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो कंटिन्यूअसली कंपेयर करता रहता है इंटेंसिटी को। किसकी इंटेंसिटी? वो लाइट की इंटेंसिटी जो बेसिकली ट्रांसमिट की जा रही है और वो लाइट की इंटेंसिटी जो आपकी रेफरेंस में आ रही है एंड सैंपल में आ रही है। दोनों को हम लोग बेसिकली कंपेयर करेंगे। जो सैंपल के थ्रू लाइट इंटेंसिटी जा रही है उसको रिप्रेजेंट करा जाता है आई से, और जो हमारी रेफरेंस के थ्रू लाइट इंटेंसिटी है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है आई नॉट से। इसी के रिगार्डिंग तुम्हारा बियर लैम्बर्ट लॉ ने भी एक फॉर्मूला दिया था।
इसी के रिगार्डिंग बियर लैम्बर्ट लॉ ने भी बताया था दैट ए इज इक्वल्स लॉग आई नॉट अपॉन आई। शायद तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा, ये चीजें हमें बियर लैम्बर्ट लॉ ने भी बताई थी दोनों इंटेंसिटीज के बिहाफ पे। उसके अलावा दिस एलिमिनेट्स एरर ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन लैम्प इंटेंसिटी। कभी कभी लैम्प इंटेंसिटी में काफी सारे फ्लक्चुएशंस होने लगते हैं ना, उसी को हटाने का काम बेसिकली करेगा, उन एरर्स को कम करने का काम करेगा। फाइनल आउटपुट में एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रम मिल जाएगा जो डायरेक्टली हमें एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ के बीच मिलेगा। याद रखिएगा किस किस के बीच मिलता है ये मैम, ये ग्राफ आपको फाइनली एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ के बीच में मिल जाएगा, है ना। ये हमें फाइनली क्या मिला, ग्राफ मिल गया, राइट। ये हमारे पास वर्किंग हो गई, इसकी वर्किंग काफी इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से हमारा डायग्राम होगा, इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझिएगा क्या होता है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास ये क्या लगा हुआ है मैम, इधर आपके पास लगा हुआ है एक लाइट सोर्स, है ना। व्हाट इज देयर मैम, यहाँ पर सबसे पहले जो आपको दिया गया है ना, ये दिया गया है आपको एक लाइट सोर्स। अब लाइट सोर्स से क्या निकलेगा मैम, लाइट सोर्स से कंटिन्यूअस बीम ऑफ रेडिएशन हमारे पास निकलेगा। अब कंटिन्यूअस बीम ऑफ रेडिएशन यहाँ पे कॉलीमेटिंग लेंस से होके गुजर रहा है। किससे होके गुजरेगा मैम, ये बेसिकली एक कॉलीमेटिंग लेंस से होके गुजरेगा, जहां पे हमारा रेडिएशन क्या हो जाएगा मैम, जहां पे हमारा रेडिएशन स्प्लिट हो जाएगा। यहाँ लगे होते हैं बीम स्प्लिटर, और बीम स्प्लिटर की वजह से जो हमारा रेडिएशन है वो क्या हो जाएगा, दो अलग अलग डायरेक्शन में मूव हो जाएगा, जिसमें एक तरफ हो जाएंगे हम सैंपल की तरफ और एक तरफ ये बीम जाएगा रेफरेंस की तरफ। देखो यहाँ दो क्यूवेट रखी हैं, जिसमें से एक क्यूवेट में तुम्हारा सैंपल भरा हुआ है, दूसरे क्यूवेट में तुम्हारा रेफरेंस भरा हुआ है। दोनों बीम यहाँ से गई, यहाँ से स्प्लिट हो गई, बाद में ये दोनों बीम्स कंबाइन होंगी एंड कंबाइन होने के बाद ये जाएंगी मोनोक्रोमेटर तक। मोनोक्रोमेटर इनको सेपरेट आउट करेगा, और जैसे ही ये दोनों बीम हमारे पास सेपरेट आउट हो जाएंगी, ये सेपरेटेड बीम जाएंगी डिटेक्टर तक, और डिटेक्टर के तुरंत बाद हमें रिकॉर्डर मिलेगा। रिकॉर्डर में क्या होगा मैम, रिकॉर्डर में हमें अपना सिग्नल रिसीव हो जाएगा। ये देखो रेड कलर का आपको सिग्नल रिसीव हो रहा होगा। फाइनली डिटेक्टर में, रिकॉर्डर में आकर के क्या रिसीव होगा, हमें हमारा सिग्नल रिसीव हो जाएगा। एंड ये बेसिकली वर्किंग किसकी है, डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की वर्किंग है। डन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री। यहाँ हमें सारी चीजें किसके बारे में एक्सप्लेन करनी है, यहाँ आपको एक्सप्लेन करना है फ्लेम फोटोमेट्री के बारे में। वी हैव टू एक्सप्लेन अबाउट एवरीथिंग रिगार्डिंग द फ्लेम फोटोमेट्री। चलो सबसे पहले हम इसके प्रिंसिपल से शुरुआत करते हैं। मैम ये बेसिकली इमिशन पे बेस्ड होती है एटम के। जैसे ही एक्साइटेड स्टेट पे कोई एटम है, वो एटम अगर लाइट वेव को यानी रेडिएशन को इमिट करता है, उसी इमिशन पे बेस्ड हमारी ये स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक होती है, फ्लेम इमिशन। यहाँ इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड लाइट एट अ कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द एलिमेंट। इसको लिखो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट। यानी जितना ज्यादा एलिमेंट की कंसंट्रेशन होगी, उतनी ही ज्यादा तुम्हारी लाइट की इंटेंसिटी होने वाली है। इसको जरूर से नोट डाउन कर लेना, दिस इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। जितना ज्यादा एलिमेंट का कंसंट्रेशन, उतनी ही ज्यादा आपकी लाइट की इंटेंसिटी रहने वाली है। ये रिलेशन अच्छा है। अब हम इसके इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में बात करते हैं कि क्या इंस्ट्रूमेंटेशन है। सबसे पहले होता है फ्लेम एटमाइजर। What is the working of flame atomizer? ये प्रोवाइड करता है एनर्जी टू द एक्साइटेड एटम, जो कि बेसिकली एयर एसिटाइलिन फ्लेम के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट नेबुलाइजर एंड बर्नर होगा, जहां पे आपका जो लिक्विड सैंपल होता है वो फाइन मिस्ट में कन्वर्ट होगा। उसके बाद हम उसको फ्लेम पे रख देंगे, जहां से हमारा एटमाइजेशन हो जाता है। मोनोक्रोमेटर या फिल्टर होते हैं जो स्पेसिफिक इमिशन वेवलेंथ को अलग करने का काम करते हैं। यानी एनालाइट जो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ का है, उसको पर्टिकुलरली आइसोलेट करना, सेपरेट करना, किसका काम होगा मैम, ये मोनोक्रोमेटर का, या फिर आप बोल सकते हो फिल्टर का काम होता है। उसके बाद आता है डिटेक्टर। किस डिटेक्टर का यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज करते हैं मैम, यहाँ सबसे ज्यादा आप यूज करते हो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब का। सबसे ज्यादा यहाँ पर किसका यूज करते हैं, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब का, जो बहुत सेंसिटिव डिटेक्टर है। ये इंटेंसिटी को, इमिटेड रेडिएशन की इंटेंसिटी को मेजर करने का काम करेगा। लास्ट हमारे पास आता है रीड आउट डिवाइसेस। डिटेक्टर से जो भी सिग्नल निकलेंगे, रीड आउट डिवाइसेस उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, हमें फाइनली हमारा ग्राफ दे देगा। उसके बाद
इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं. लॉट ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर. फॉर एग्जांपल इट इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एल्कली मेटल्स, फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम इन मेनी बायोलॉजिकल फ्लूइड्स. इट इज यूजफुल इन सॉइल एंड फर्टिलाइजर एनालिसिस एंड फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में भी इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम. ओके, अब इमीडिएटली आ जाते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे. थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हमें बताना है डिस्कस द प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन, एडवांटेजेस ऑफ फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर इन गैस क्रोमेटोग्राफी. इस पर्टिकुलर क्रोमेटोग्राफी का हमें प्रिंसिपल भी बताना है, हमें इंस्ट्रूमेंटेशन भी बताना है, साथ ही साथ एडवांटेजेस भी बताने हैं. ये सारे तुम्हारे 10 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. आ जाओ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द प्रिंसिपल कि भाई हमारा जो फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर है ये किस पर्टिकुलर प्रिंसिपल पे काम करता है. प्रिंसिपल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो बेसिकली सारे के सारे कंपाउंड जो कार्बन एंड हाइड्रोजन को कंटेन करते हैं, जिन्हें हम नॉर्मल भाषा में हाइड्रोकार्बन्स भी बोल सकते हैं. व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हाइड्रोजन एयर फ्लेम, उन्हीं ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स को अगर आप हाइड्रोजन एयर फ्लेम में डाल दो तो इट अंडरगोस कंबशन, यानी कंबशन रिएक्शन होगी वहां पे. उसके बाद इस प्रोसेस के दौरान जो आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे प्रोड्यूस हो जाएंगे. यानी समझना, जो हाइड्रोकार्बन थे उसको हमने क्या किया मैम, उसको बेसिकली हमने फ्लेम में डाला. जैसे ही फ्लेम में डाला कंबशन रिएक्शन हुई, हमारे डिफरेंट डिफरेंट आयंस, डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो चुके. फिर a potential difference is applied across two electrode. दोनों इलेक्ट्रोड के बीच हम पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली अप्लाई करेंगे, जिससे जो आयंस जनरेट होंगे फ्रेम में वो इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करने लगेंगे. जो आयंस जनरेट हुए उनका फर्दर मूवमेंट शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रोड्स की तरफ, जिसकी वजह से हमारे पास आयन करंट इंड्यूस हो चुकी होगी. उसके बाद ये जो मैग्नीट्यूड होगी आयन करंट की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. यानी जितने ज्यादा उसमें कार्बन एटम होंगे उतना ज्यादा उस आयनिक करंट का मैग्नीट्यूड होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट. ये लिख लूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, जो हमारे पास आयंस के मूवमेंट से करंट इंड्यूस हो रही है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. जितने ज्यादा हाइड्रोकार्बन में कार्बन एटम्स होंगे उतनी ज्यादा उसमें करंट का मैग्नीट्यूड हो जाने वाला है. राइट, यानी एनालाइट कंसंट्रेशन के भी आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो एनालाइट कंसंट्रेशन. तो ये आपका रिलेशन है, इस रिलेशन को याद रखिएगा. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, एज इट इज एग्जाम में लिख के आ जाना. उसके बाद जो फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर है बहुत ही ज्यादा मास सेंसिटिव है, यानी ये कार्बन एटम के मास पे डिपेंड करता है. सीधी बात है, कार्बन पे सबसे ज्यादा डिपेंड कर रहा है. जितना ज्यादा कार्बन उतनी ज्यादा इसका मैग्नीट्यूड, उतना ज्यादा इसका कंसंट्रेशन. तो कार्बन एटम के मास पे सबसे ज्यादा डिपेंड करेगा, और बेसिकली हमारे पास क्या होगा, ना तो ये कॉन्सेंट्रेशन सेंसिटिव होता है. ओके, अब हम समझ लेते हैं कि इसका इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है. मैम आपने प्रिंसिपल तो बता दिया, अभी वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स इंस्ट्रूमेंटेशन. इंस्ट्रूमेंटेशन में आ लॉट ऑफ थिंग्स आर हियर जो कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले तो आता है बर्नर और फ्लेम जेट. दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज यूनिक एज वेल, जो कि इस पर्टिकुलर मेथड में हम यूज करने वाले हैं, बर्नर या फिर फ्लेम जेट. अब मैम ये होता क्या है, आओ समझाती हूँ. हाइड्रोजन जो कि एक फ्यूल गैस की तरह काम करने वाला है, और एयर यानी जो एक ऑक्सीडेंट की तरह काम करने वाला है, इन दोनों को मिक्स किया जाता है और बर्न किया जाता है फॉर द क्रिएशन ऑफ अ फ्लेम. फिर से बताइए मैम, फ्लेम कैसे इंड्यूस हो रही है, हमारा फ्यूल गैस यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीडेंट यानी एयर दोनों को मिक्स करके कंबशन रिएक्शन कराया, हमें फ्लेम इंड्यूस हो गई. उसके बाद सैंपल कैरिड बाय करियर गैस. व्हाट इज करियर गैस, नियॉन, नाइट्रोजन, हीलियम, कोई से भी आप ले सकते हो, इट मस्ट बी इनर्ट. एंटर्स द फ्लेम, फ्लेम में एंटर करेगा. उसके बाद हमारी किसकी बारी आती है, इलेक्ट्रोड्स की बारी आएगी. अब इलेक्ट्रोड्स पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो कलेक्टर इलेक्ट्रोड होता है जो कि एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है. ये फ्लेम के ऊपर ही डायरेक्टली अवेलेबल होता है. पोटेंशियल इसका 200 से 400 वोल्ट का अप्लाई करेंगे फ्लेम टिप एंड कलेक्टर के बीच में, एंड आयंस बेसिकली प्रोड्यूस हो जाएंगे. फ्लेम माइग्रेट करेगा और हमें क्या रिसीव हो जाएगा मैम, एक करंट रिसीव हो चुका होगा. उसके बाद एम्पलीफायर, एम्पलीफायर में बहुत स्मॉल जो करंट होती है, लगभग 10⁻⁻12 से -8 एंगस्ट्रॉम वाली, एम्पेयर वाली, उनको एम्पलीफाई किया जाता है, यानी वीक करंट्स को एम्पलीफाई करके स्ट्रॉन्गर करंट्स में कन्वर्ट कर देंगे. एंड लास्ट आपका रीड आउट सिस्टम होता है. रीड आउट सिग्नल्स में आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, फाइनल क्रोमेटोग्राम आपका दिख जाएगा.
नाउ वील टॉक अबाउट इट्स एडवांटेजेस कि हम जो फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर यूज कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर डिटेक्टर के क्या क्या एडवांटेजेस रहने वाले हैं, उन एडवांटेजेस को भी बहुत डिटेल में समझना है। सबसे पहले तो मैम ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल इट इज यूज्ड इन द डिटेक्शन लिमिट्स इन मेनी पिकोग्राम रेंज, पिकोग्राम रेंजेस तक के लिए भी ये बेनिफिशियल है, सबसे जरूरी बात तो यही हो गई। वाइड लीनियर डायनामिक रेंज रहता है लाइक 10 to the power 7 और मोर के लिए भी। सेलेक्टिवली हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होगा। इनसेंसिटिव होता है परमानेंट गैसेस के लिए, फॉर एग्जांपल वाटर, CO2, SO2 एक्सेट्रा। स्टेबल है, एक रिलायबल ऑपरेशन के साथ काम करता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टू द सैंपल, यानी अ पोर्शन कैन बी डायरेक्टेड टू अनदर डिटेक्टर इन GC। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस, एंड आई होप इतनी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी और क्लियर हो रही होंगी। अब हम लोग फाइनली मूव ऑन करेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा मैम? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का वर्किंग एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करनी है। वही 10 नंबर में सवाल बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल है। सबसे पहले तो हम इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, किस प्रिंसिपल पे काम करती है मैम? पहले तो आप ये बताइए, चलो समझते हैं। When atoms are supplied with sufficient energy, अगर हम एटम्स को एक sufficient एनर्जी के साथ में सप्लाई करते हैं, जैसे कि ये एनर्जी आपकी कौन सी हो सकती है? ये एनर्जी मैम हमारी थर्मल एनर्जी भी हो सकती है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ये भी मेंशन कर लेना, विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो सकती है, जो बेसिकली इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ अप्लाई की जाती है, या फिर ये तुम्हारा प्लाज्मा भी हो सकता है। इनके आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, जैसे ही वो हमारे पास ये एनर्जी रहेगी, जो इनके आउटर इलेक्ट्रॉन होंगे वो तुरंत इन एनर्जी को गेन करके एक्साइटेड रीजन में पहुंच जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे, और कहाँ चले जाएंगे मैम? हायर एनर्जी लेवल्स पे चले जाएंगे। उसके बाद जैसे ही इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट पे वापस आएंगे, वैसे ही ये रेडिएशन को इमिट करने का काम करेंगे, यानी यहाँ पर पर्टिकुलरली इमिशन ऑफ रेडिएशन होगा। जैसे ही एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट पे आएंगे, व्हाट विल हैपन? इमिशन ऑफ रेडिएशन होगा, और यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशन को इमिट करने का काम बेसिकली करेंगे। चलो समझाती हूँ। ये हमारे पास क्या है मैम? ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है। अगर रेडिएशन अब्सॉर्ब करेगा तो ये बेसिकली क्या होगा मैम? ये एक्साइटेड स्टेट पे चला जाएगा। इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा मैम? इसके लिए बेसिकली रेडिएशन आपकी एब्सॉर्ब करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वापस से आपको एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आना है, तब आपको क्या करना पड़ेगा? तब इस केस में मैम आपको रेडिएशन इमिट करना पड़ेगा। यहाँ आप इमिटेड रेडिएशन के बारे में बात करोगे, वही इसका प्रिंसिपल होता है, उसी इमिटेड रेडिएशन पे बेस्ड इसका प्रिंसिपल काम करने वाला है। The intensity of this emitted light is directly proportional to the concentration of the element, यानी जितना ज्यादा हमारा concentration of element होगा, उतनी ही ज्यादा क्या होने वाली है मैम? इमिटेड लाइट की इंटेंसिटी। तो मेंशन कर दीजिएगा, इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड लाइट, यानी जितनी ज्यादा तुम्हारी एलिमेंट की कंसंट्रेशन होगी, उतनी ही ज्यादा उस इमिटेड लाइट की इंटेंसिटी भी होगी। दोनों सेम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर AES में क्वालिटेटिव दोनों तरीके से चीजें हो सकती हैं, एंड क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। क्वालिटेटिव की मैं बात करूं तो देखो वेवलेंथ की आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिटेटिव की मैं बात करूं तो इंटेंसिटी, जिसकी कंसंट्रेशन हमें देखनी है। तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों का एनालिसिस यहाँ पर्टिकुलर मेथड में पॉसिबल है। अब हम देख लेते हैं इनके इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में कि भाई इनका इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है, किस इंस्ट्रूमेंटेशन पे ये पर्टिकुलरली काम करेगा। इसका इंस्ट्रूमेंटेशन इंपॉर्टेंट है आपका। आ जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्साइटेशन सोर्स हमारे पास अवेलेबल होगा। एक्साइटेशन सोर्स यानी कोई ऐसा सोर्स जिसके थ्रू ग्राउंड स्टेट का जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को ले और एक्साइटेड होके एक्साइटेड एनर्जी लेवल में चला जाए। तो यहाँ पर इट प्रोवाइड्स हाई एनर्जी टू कन्वर्ट एनालाइट इनटू एक्साइटेड एटम्स, यानी कितनी ज्यादा हाई एनर्जी प्रोवाइड कर देगा कि जो ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन हैं वो एक्साइटेड स्टेट में जा चुके होंगे।
इसके लिए तुम फ्लेम सोर्स का भी यूज कर सकते हो, विच इज ऑब्वियसली एयर एसिटाइलिन या नाइट्रस ऑक्साइड एसिटाइलिन हो सकती है। उसके अलावा प्लाज्मा सोर्स भी हम यूज कर सकते हैं, जो इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा या फिर आईसीपी यूज कर लो। उसके अलावा आर्क या स्पार्क सोर्स का भी यूज कर सकते हैं, ये स्पेसिफिकली सॉलिड सैंपल्स के लिए और मेटल के लिए किया जाता है, तो ये तीनों याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास होगा इसमें सैंपल इंट्रोडक्शन सिस्टम। सैंपल इंट्रोडक्शन सिस्टम में हम बेसिकली अपने सैंपल को इंट्रोड्यूस करेंगे। लिक्विड सैंपल होगा अगर तो उसके लिए अलग होगा, सॉलिड सैंपल होगा तो उसके लिए अलग है, दोनों के लिए अलग है। अगर लिक्विड है तो नेब्यूलाइजर का यूज करेंगे, जिसमें नेब्यूलाइजर लिक्विड सैंपल को मिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन होता है और लिक्विड सॉल्यूशन डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा मैम, फाइन मिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। किसके प्रेजेंस में, नेब्यूलाइजर की प्रेजेंस में, ठीक। उसके अलावा सॉलिड के लिए आप स्पार्क और लेजर एब्लेशन का यूज कर सकते हो। मोनोक्रोमेटर या पॉलीक्रोमेटर दोनों ही एक ही तरीके के होते हैं। मोनोक्रोमेटर में बेसिकली डिस्पर्स द इमिटेड रेडिएशन इनटू इंडिविजुअल वेवलेंथ, वही काम जो अभी तक करता आया है, अलग अलग वेवलेंथ में रेडिएशन को स्प्लिट कर देने का काम मोनोक्रोमेटर का है, वो कर देगा यहाँ। एंड इट प्रिज्म और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज टू आइसोलेट एलिमेंट स्पेसिफिक लाइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप प्रिज्म या फिर ग्रेटिंग यूज कर रहे हो तो डिफरेंट एलिमेंट स्पेसिफिक लाइंस को अलग अलग सेपरेट करने का इसका काम होगा। डिटेक्टर बेसिकली हम यहाँ पर जो लेने वाले हैं वो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव डिटेक्टर होता है। इट डिटेक्ट्स लाइट इंटेंसिटी और उनको कन्वर्ट करने का काम कर देगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल। उसके बाद फाइनली लास्ट आ जाता है रीड आउट डिवाइसेस, जो डिटेक्टर से डिटेक्ट करेगा वो फाइनली रीड आउट डिवाइसेस तक जाएगा। यहाँ पे सिग्नल को डिस्प्ले किया जाता है एक स्पेक्ट्रम के रूप में और यहाँ पे इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का आपको फाइनल ग्राफ रिसीव हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगर तो वर्किंग देख लेते हैं इसकी क्या है। वर्किंग इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो मैम अगर आप सैंपल, आपका जो सैंपल है वो कैसा हो सकता है, वो आपका लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। इस सैंपल को सोर्स में डाला जाता है। सोर्स कुड बी और फ्लेम, आर्क, स्पार्क और प्लाज्मा, एनीथिंग। दोनों सबकी टेक्निक अलग अलग होगी। हाई टेम्परेचर पे यानी कि 2000 से 10,000 केल्विन के टेम्परेचर पर, दिस इज अ वेरी हाई टेम्परेचर रेंजेस, इसको इंपॉर्टेंट है मार्क कर लेना, दिस इज वेरी हाई टेम्परेचर रेंज। जो सैंपल है इट अंडरगोज डिसॉल्वेशन एंड वेपराइजेशन, एटमाइजेशन एज वेल एज एक्साइटेशन। यहाँ एक्साइटेड एटम्स जो होंगे वो कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन को इमिट करते हैं ग्राउंड स्टेट में आकर के, एंड दीज इमिटेड रेडिएशन पासेस थ्रू द मोनोक्रोमेटर। जो रेडिएशन इमिट हुआ वो मोनोक्रोमेटर तक जाएगा, जो बेसिकली आइसोलेट करेगा डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ में। उसके बाद में हमारे पास क्या होता है मैम, उसके बाद में फाइनली डिटेक्टर का काम आएगा। डिटेक्टर जो हम लेने वाले हैं दैट इज पीएमटी, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। ये इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मेजर कर लेगा और हमें जो आउटपुट बेसिकली है वो प्रोसेस कर दिया जाएगा और स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड हम कर लेंगे। ये रीड आउट सिग्नल पे हमें रिसीव हो जाएगा। ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों तरीकों से आपको इस प्रकार से एनालिसिस दे सकता है। दिस इज हाउ इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाउ इसके एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। लॉट ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर। जैसे ये एक मल्टी एलिमेंट एनालिसिस है, ऐसा नहीं है कि एक बार में एक ही एलिमेंट, नहीं, साइमल्टेनियसली मल्टी एलिमेंट एनालिसिस एक ही बार में चल सकता है। एनालिसिस ऑफ अलॉयज, स्टील्स, जियोलॉजिकल सैंपल्स बहुत इजीली डन हो सकते हैं। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, जैसे कि वाटर मॉनिटरिंग, सॉइल मॉनिटरिंग, एयर पोल्यूटेंट्स। उसके अलावा डिटेक्शन ऑफ ट्रेस मेटल्स इन बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। ये सारे के सारे आपके एप्लीकेशंस हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस दीज आर। नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं। डिस्कस द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ जीसी। ये भी इंपॉर्टेंट है। जीसी का प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे जीसी काम करती है और जीसी का वर्किंग क्या रहने वाला है, डिस्कस करते हैं। भाई सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, जीसी के आप प्रिंसिपल के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लीजिए। तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स प्रिंसिपल, तो यहाँ सेपरेशन जो है वो बेस्ड होगा ऑन द पार्टीशनिंग ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट की पार्टीशन के बीच, किस किस के कंपोनेंट्स के बीच में, ये आपका मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के बीच में। अब मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है, वेरी शॉर्ट में सवाल बनने के चांसेस हैं। मोबाइल फेज कोई भी इनर्ट कैरियर गैसेस ले सकते हो, जैसे हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। स्टेशनरी फेज में तुम कोई भी लिक्विड या सॉलिड एड्सॉर्बेंट ले सकते हो जो कोटेड होते हैं इनसाइड अ कॉलम। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि मोबाइल फेज क्या लेनी है एंड स्टेशनरी फेज क्या लेनी है। सवाल यहाँ से बहुत ज्यादा बनने के चांसेस हैं।
कंपाउंड्स विद हायर एफिनिटी फॉर द स्टेशनरी फेस ट्रैवल स्लोअर, याद रखिएगा ऐसे कंपाउंड जो स्टेशनरी फेस से बहुत ज्यादा एफिनिटी रखते हैं वो बहुत ही स्लो ट्रैवल करेंगे, उनका इल्यूशन बहुत देर में होगा, जबकि ऐसे कंपाउंड जो बहुत कम एफिनिटी रख रहे हैं स्टेशनरी फेस की तरफ वो बहुत जल्दी ट्रैवल करेंगे, उनका इल्यूशन बहुत जल्दी हो जाएगा। यानी जो इनका इल्यूशन होगा वो इनकी एफिनिटी के आधार पर होगा, एफिनिटी ज्यादा इल्यूशन कम, ट्रैवल बहुत धीरे धीरे, एफिनिटी कम, इल्यूशन बहुत जल्दी, ट्रैवल बहुत ज्यादा। उसके अलावा ईच कंपोनेंट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक रिटेंशन टाइम, हर एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का अपना एक रिटेंशन टाइम होता है जिसको आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, व्हाइल पीक एरिया और हाइट इज यूज्ड फॉर क्वांटिफिकेशन। ठीक है, उसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में बात करते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल कैरियर गैस सिस्टम आते हैं जिसमें हम कोई भी इनर्ट गैस लेंगे, फॉर एग्जांपल हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आर्गन। उसके अलावा फ्लो रेगुलेशंस एंड प्रेशर गॉजेस मेंटेन करते हैं एक करंट कांस्टेंट स्टेडी फ्लो को। देन आपका सैंपल इंजेक्टर होगा जिसके थ्रू आप अपने सैंपल को इंजेक्ट करने का काम करोगे। ये एक सैंपल को, जो भी सैंपल होगा चाहे वो लिक्विड फेज में हो या गैस फेज में हो, डालने का काम करेगा। इंजेक्शन पोर्ट को हीट किया जाता है, टेम्परेचर रेंज याद रखना 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद हमारे पास कॉलम होंगे, कॉलम पैक्ड कॉलम अगर लोगे तो ये सॉलिड सपोर्ट कोटेड होता है इसमें स्टेशनरी फेस के साथ में। कैपिलरी कॉलम जो होगा वो ओपन ट्यूबुलर कॉलम होता है, सबसे ज्यादा इसका यूज करते हैं। नैरो ट्यूब होता है, स्टेशनरी फेस की कोटिंग होती है, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी इसी की होती है। उसके अलावा कॉलम इज प्लेस्ड इनसाइड अ थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल्ड ओवन, ओवन के अंदर कॉलम रखा जाता है जिनमें पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंजेस होती है, अलाउइंग आइसोथर्मल और टेम्परेचर प्रोग्रामिंग रन्स। इन ओवन के अंदर हमारा आइसोथर्मल यानी सेम टेम्परेचर की रेंजेस पे थर्मोकपलिंग स्टार्ट होने लगती है। फिर हमारे पास फाइनली आ जाएगा डिटेक्टर। अब मैम डिटेक्टर का क्या काम है? डिटेक्टर सेपरेटेड कंपोनेंट्स को डिटेक्ट करने का काम करेगा जो कॉलम से इल्यूट हो रहे हैं। बहुत सारे डिटेक्टर्स ले सकते हो जैसे FID फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर मोस्ट कॉमन डिटेक्टर है, TCD थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, ECD इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर। FID यानी फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर यूनिवर्सल है, कम सेंसिटिव होगा कंपैरेटिवली। ECD यानी इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर स्पेसिफिकली हैलोजनेटेड कंपाउंड के लिए सेंसिटिव होगा, उन सभी कंपाउंड के लिए जो हैलोजन डेरिवेटिव से मिलकर बने हैं। उसके अलावा डेटा सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, हमें क्रोमेटोग्राम मिल जाएगा जो पीक वर्सेस टाइम के बीच का बना हुआ होगा। रिटेंशन टाइम जिससे आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, पीक एरिया हाइट क्वांटिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्किंग देखो भाई, वर्किंग समझते हैं। सबसे पहले तो करियर गैस कंटिन्यूअसली कॉलम के थ्रू फ्लो होने का काम करती है। करियर गैस क्या होगी? वही अपना हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आर्गन एक्सेट्रा। सैंपल को इंजेक्ट किया जाता है हीटेड इंजेक्शन पोर्ट में जहां सैंपल वेपराइज हो जाएगा करियर गैस के साथ कंबाइन होकर। उसके बाद मिक्सचर पास करेगा कॉलम के थ्रू जहां पे कंपोनेंट्स पार्टीशन करेंगे स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज के बीच में, क्योंकि यहाँ वोलेटिलिटी में और डिफरेंस होगा और इंटरेक्शन में भी, तो हमारी बेसिकली कंपाउंड्स क्या करने लग जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे और डिफरेंट टाइम पे इल्यूट करेंगे। देन डिटेक्टर सेंस द कंपाउंड्स, डिटेक्टर उन कंपाउंड को डिटेक्ट कर लेगा, तुरंत रिकॉर्डर तक भेजेगा कि भाई ये चीजें हैं, और रिकॉर्डर हमें क्या मिल जाएगा, हमें डेटा दे देगा सारा। देन लास्ट में हम डिसाइड कर लेते हैं अपनी एप्लीकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल GC की बहुत वाइड एप्लीकेशंस हैं, सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ड्रग मेटाबोलाइट एनालिसिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड एंड फ्लेवर क्वालिटी कंट्रोल के लिए इंपॉर्टेंट है, पेस्टिसाइड, एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट एंड फोरेंसिक एनालिसिस जैसे कि अल्कोहल्स हो गए, एक्सप्लोजिव्स हो गए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्हीं सब चीजों के लिए। सो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। और इसी क्लास के साथ 7th सेमेस्टर वाले बच्चों आपका पूरी तरीके से खत्म हो चुका है हमारा यहाँ का एनालिसिस पोर्शन। एनालिसिस में हमने सब कुछ देख लिया, हमने सारे के सारे सिलेबस देखा, हमने क्वेश्चन बैंक्स डिस्कस करी, हमने डमी पेपर डिस्कस किए। दोनों डमी पेपर मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करवा चुकी हूँ। अगर आप इतना पढ़ते हो तो इतना मोर देन इनफ है, इसके अलावा तुम्हें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना पढ़ के जाओ, एग्जाम 100% तुम्हारा बहुत अच्छा होगा। सो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। डू लेट मी नो पूरा 7th सेमेस्टर कैसा लगा आपको। मिलते हैं अगले किसी सेमेस्टर में अगले किसी टॉपिक के साथ। थैंक यू।